मदनलाल की 3 बेटियां थीं, तारा, चंदा और चकोरी। मदनलाल की बेटियां अभी छोटी ही थीं कि एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। मदनलाल और उसकी 3 बेटियों के अलावा उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ शारदा देवी थी, जो कि बेटियों को अभिशाप समझती थी। उसे तो लगता था कि बेटे ही वंश का नाम आगे बढ़ाते हैं, माँ बाप का सहारा होते हैं और बेटे ही कुल का नाम रोशन करते हैं। शारदा देवी के यही ख्यालात उसको मदनलाल की बेटियों और अपनी पोतियों को प्यार करने से रोकते थे। और ऊपर से गांव का माहौल भी कुछ ऐसा था कि गांव के ज्यादातर लोगों का ख्याल भी यही था कि बेटे ही बाप का नाम रोशन करते हैं, बाप को कंधा देते हैं। बस यही कारण था कि भानपुर गांव अभी भी पिछड़ा ही था। एक बार की बात है, मदनलाल और उसकी तीनों बेटियां सो रही थी कि तभी मदनलाल की माँ कहती है, अरे ओ अभागे पिता, उठ जा, सुबह हो गई है। 3 बेटियों का बाप होकर भी कितना आराम से सो रहा है। चल उठ जल्दी से। क्या माँ, तू भी सोने नहीं देती चैन से? और ये क्या भागा भागा बोलती रहती है मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो बड़ा भाग्यवान है ना, 3 बेटियों का बाप जो है। अरे माँ, तू भी हर सुबह तेरा यही काम होता है, मेरी बेटियों को और मुझे कोसना। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। तुझे तो मेरा कोसना ही दिखाई देता है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है और कहती है, काश भगवान ने मुझे एक पोता दिया होता तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, तू भी क्या पोता पोता लगा के रखती है? तू देखना, ये मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी पूरे गांव में। और फिर ऐसा कहकर वो काम पर निकल जाता है। और घर पर तारा अपनी दादी के पास आती है और अपनी दादी से गले लगकर कहती है, दादी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। चल हट यहाँ से, अपने बाप के गले लगाकर मेरे नहीं, और पहले घर की सफाई कर, तभी कुछ खाने के लिए दूंगी। तारा चुपचाप वहां से चली जाती है और सफाई करने लगती है। दादी भी अपने काम में लग जाती है। फिर कुछ देर में चंदा अंदर से आती है और अपनी दीदी तारा से कहती है, दीदी ये दादी भी कितनी गंदी है ना, हमसे कितना काम करवाती है। लाओ दीदी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तुम कुछ खा लो। नहीं चंदा, दादी के लिए ऐसा नहीं कहते। और तू जा, चकोरी को भी उठा दे। कहीं दादी ने देख लिया कि वो इतनी देर तक सो रही है तो और भी गुस्सा हो जाएंगी। चंदा अंदर जाकर अपनी बहन चकोरी को उठा देती है। चकोरी थोड़ी शैतान थी और बोलने में भी तेज थी। वो तीनों में सबसे छोटी थी। चंदा चकोरी से कहती है, देखो चकोरी, वो दादी हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं देती और हमसे कितना काम करवाती हैं। हाँ चंदा, तू कहती तो ठीक ही है, पर क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तारा दीदी हमें कुछ करने नहीं देती, वरना मैं बताती इस दादी को जो पोते के लिए हमेशा ही रोती रहती हैं। छोड़ न चकोरी, चल चलते हैं, दादी की कुछ मदद करते हैं घर के कामों में। और तीनों बहनें दादी के साथ काम पर लग जाती हैं। कोई कपड़े धोती तो कोई खाना बनाती तो कोई और कोई काम कर लेती। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। उन तीनों को अपने पिता की गरीबी के कारण ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं मिली थी, लेकिन दिमाग की तीनों ही तेज थीं। और मदनलाल को इस बात की बड़ी खुशी थी कि उसकी बेटियां बड़ी होनहार हैं। इसलिए उसने जैसे तैसे अपनी बेटियों को स्कूल भेजा और उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो मेरी बच्चियों, इस पढ़ाई से ही तुम बड़ी अफसर बन सकती हो और इन सबका मुंह भी बंद हो जाएगा जो अभी तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हैं। इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो। हाँ पिताजी, हम जरूर पढ़ेंगे। हाँ पिताजी, हम जरूर पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हाँ मेरी चकोरी, तू तो बड़ी अफसर बनेगी, लेकिन तू ज्यादा शरारत मत किया कर। लेकिन पिताजी, दादी ही हमको कुछ बोलती रहती है, तो मैं क्या करूं? तभी वहां पर दादी भी आ जाती है। क्यों रे चकोरी, तू मेरी शिकायत लगाती है अपने पिता से? मैं डरती नहीं हूं किसी से भी, समझी? तभी तीनों बहनें जाकर दादी को घेर लेती हैं और उनके गले से लग जाती हैं। जानती हूँ दादी, तुम तो किसी से भी नहीं डरती। सब हंसने लग जाते हैं और इसी तरह समय बीतने लगा। शारदा देवी भी अब अपनी पोतियों को प्यार करने लगी थी।
क्योंकि वो शारदा देवी का बहुत ख्याल रखती थी और चकोरी की बातें शारदा देवी का मन मोह लेती थी। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। अब तारा, चंदा और चकोरी भी बड़ी हो गई थी। चंदा और चकोरी दोनों अब कॉलेज जाने लगी थी और तारा ने 12वीं करके सिलाई का एक कोर्स कर लिया था। वो अब कुछ कमाने भी लगी थी, जिससे चंदा और चकोरी की आगे की पढ़ाई हो रही थी। एक दिन की बात है, मदन लाल घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और मदन से पूछती है, अरे मदन बेटा, क्या हुआ? कौन से ख्यालों में खोया हुआ है? वो माँ, मैं सोच रहा था कि तारा अब शादी के लायक हो गई है, मुझे उसकी शादी करनी है। मैं तो इनके पैदा होने से ही सोच में पड़ गई थी। मेरा बेटा कैसे इन 3 बेटियों की शादी करेगा? कहाँ से लाएगा इतना पैसा और कहाँ से जुटाएगा इनका दहेज? वो सब तो ठीक है माँ, पर मैं सोच रहा था कि तारा के लिए कैसा लड़का ढूंढूं। वो तो इतनी सीधी सादी है, कैसे रहेगी अनजान लोगों के साथ। अरे तू भी बेकार ही चिंता करता है। क्यों, मैं नहीं रही अनजान लोगों के साथ? इस घर में भी तो कितनी सीधी सादी हूं। दादी की बातें चंदा और चकोरी भी सुन रही थी। तभी चकोरी बोलती है, दादी माँ, तुम और सीधी सादी। किसने कहा कि तू सीधी सादी है? अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि मैं तेज हूं? अरे नहीं नहीं दादी माँ, तू भी बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। तुम तो बहुत ही सीधी हो मेरी प्यारी प्यारी दादी। दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं और मदन लाल फिर से अपनी माँ के साथ बातें करने लगता है। अब तू ही बता, कहाँ से ढूंढूं ऐसा लड़का जो बिना कुछ दहेज लेकर मेरी सीधी सादी तारा से शादी कर उसे जीवन भर सुखी रखे। तू चिंता मत कर, मैंने बात की है अपनी एक सहेली से तारा के बारे में। ठीक है माँ, जैसा तू कहे। और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब मदन घर आता है तो उसकी तीनों बेटियां आपस में बैठी हुई बातें कर रही थी। मदन उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि अगर इनमें से एक भी दूर हो गई तो ये बेचारी कैसे रहेंगी एक दूसरे के बिना। अपने पिता को देखकर चकोरी कहती है, अरे पिताजी, आप आ गए? आज आप जल्दी आ गए? क्या कहीं घूमने ले जा रहे हैं क्या? हाँ पिताजी, चलो ना, गांव में मेला लगा है, देखने चलते हैं। दादी ने तो हमें जाने नहीं दिया, कहती हैं अकेले कहीं मत जाया करो। हाँ बेटी, तेरी दादी ठीक कहती है, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम तीनों को। और फिर मदन उन तीनों को मेले में लेकर चला जाता है और फिर सब लोग घूम फिर कर घर आ जाते हैं। अगले दिन तारा के लिए रिश्ते की बात आ जाती है और कुछ दिनों में तारा की शादी भी हो जाती है। दादी भी खुश होती हैं कि बिना कुछ दहेज लिए ही तारा की शादी इतने कम पैसों में हो गई। किस्मत से तारा को अच्छा पति मिल गया था जो कि उसे खुश रखता था और कुछ समय बाद तारा ने अपने ससुराल में ही एक सिलाई सेंटर खोल लिया। कुछ सालों बाद चंदा ने भी मेडिकल की पढ़ाई की और वो एक नर्स बन गई। जल्दी ही उसकी भी शादी हो गई और वो भी अपने घर चली गई। अब घर में केवल बची थी तो चकोरी। चकोरी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसके पिता और दादी उसे बहुत समझाते थे पर चकोरी किसी की नहीं सुनती थी। वो तो बस अपने मन की ही करती थी। वो दुखी हो गई थी अपनी शादी की बात सुन सुनकर। चकोरी अभी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, इसलिए वो अभी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाना चाहती थी। इसलिए वो रात दिन पढ़ती रहती थी। कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी चकोरी? पिताजी, बस आज की ही रात है ये पढ़ाई की। कल सुबह ही मेरा एग्जाम है, उसके बाद आपकी बेटी की सरकारी नौकरी पक्की। हाँ बेटी, तुझे जरूर सफलता मिलेगी। पिताजी, ये सब आपके ही आशीर्वाद और त्याग की वजह से हुआ है। आपने सारे गांव से लड़कर भी हम बहनों को पढ़ने से नहीं रोका और उसी का नतीजा है जो आज तारा दीदी ने अपना सिलाई सेंटर खोला है और चंदा भी नर्स बन गई। चल बेटी, अब सो जा, कल सुबह तुझे परीक्षा भी तो देनी है। चकोरी सोने चली जाती है और अगली सुबह वो जल्दी से उठकर अपने पिताजी और दादी का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने के लिए चली जाती है। चकोरी का एग्जाम बहुत अच्छा होता है। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है कि मदन लाल को तेज बुखार हो गया था और खांसी भी आ रही थी। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर चकोरी और उसकी दादी घबरा जाते हैं। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? आप इतना खांस क्यों रहे हो? हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ तुझे? मदन कुछ नहीं कहता और बिस्तर पर लेट जाता है। चलो पिताजी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।
अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा बुखार और खांसी है। तू दुकान से दवा ले आ, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगा। हे भगवान, आज मेरा पोता होता तो अपने बाप को तुरंत अस्पताल ले जाता। उसे इस उम्र में भी इतना काम नहीं करना पड़ता। चकोरी को अपनी दादी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो भाग कर जाती है और अपने पिताजी के लिए दवा ले आती है। मदन दवा खाकर सो जाता है। रात हो जाती है। अचानक फिर से मदन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। चकोरी अपने पिताजी को अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसकी बड़ी बहन चंदा नर्स थी। चंदा सारे इंतजाम कर देती है और मदनलाल का इलाज शुरू हो जाता है। अगले ही दिन तारा भी अपने पति के साथ वहां आ जाती है। उन्हें देखकर मदनलाल और चकोरी को भी थोड़ा हौसला हो जाता है। फिर जल्दी ही मदनलाल ठीक होने लगता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर अपने घर चला जाता है। एक दिन मदनलाल घर पर अकेला बैठा हुआ था। वो अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, चकोरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है सुबह से। बेटा, मुझे तो वो कुछ बताती नहीं है। हवा की तरह आती है और हवा की तरह चली जाती है। तभी घर में तारा, चंदा और चकोरी तीनों आ जाती हैं और मदनलाल के सामने खड़ी हो जाती हैं। मदनलाल अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है। चकोरी, तू कहाँ थी बेटी सुबह से? वो तेरी बहनें आने वाली है, तूने बताया ही नहीं। ये सब आपको तोहफा देने का प्लान था चकोरी का पिताजी, इसलिए। तोहफा? क्या तोहफा बेटी? पिताजी, चकोरी की सरकारी नौकरी लग गई है और वो भी बड़ी अफसर बन गई है। मदनलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को कहता है। देख माँ, जिनकी वजह से तू मुझे हमेशा कोसती रहती थी, उन्होंने ही आज मेरा नाम रोशन कर दिया है। तेरी पोतियों ने आज मेरा और हम सब का नाम रोशन कर दिया। जरूरी नहीं कि बेटा ही खानदान का नाम रोशन करे, बेटियां भी कर सकती हैं। आज मुझे फक्र है कि मैं इन 3 बेटियों का बाप हूँ। भगवान ऐसी बेटियां सबको दे।